कभी कभी कुछ जगह सिर्फ वीरान नहीं होती, वहाँ का सन्नाटा मौत की दस्तक जैसा होता है। आइसलैंड के इस तूफानी टापू पर मैं 30 दिन के लिए फंसा रहा, एक लाइट हाउस कीपर के तौर पर मैं अकेला नहीं था। मेरे आसपास कुछ अजीब चीजें हो रही थी और हर कदम पर मौत का डर मेरे साथ था। ये कहानी नहीं, मेरी हकीकत है। क्या आप तैयार हैं? सुनिए मेरी ये खौफनाक सच्चाई। मैं फ्लोकी हूँ और शायद ये मेरी आखिरी कहानी है। मेरा नाम फ्लोकी है और मैं आइसलैंड के अक्रूरी शहर का रहने वाला हूँ। और बचपन में ही मेरे माता पिता एक दुर्घटना में मुझे छोड़ गए। फिर मेरे चाचा जी मुझे गोद लिए, पर वो मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं दे सकते। इसके लिए अपनी रिपेयरिंग दुकान पर मुझे रख लिया। बचपन से ही मुझे मशीनों को ठीक करना अच्छे से आता था, वो कारपेंट्री का काम हो या इलेक्ट्रिशियन का या फिर हो घर बनाने का काम। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट खुद लेने लगा और सबके लिए काम करता था। पर मेरी कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं थी, इस वजह से डिग्री ना होने से मुझे कुछ अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल पा रही थी और सब मेरे से कॉन्ट्रैक्ट लेकर कम पैसे ऑफर करते थे। अब तो मेरे चाचा भी उनके घर में रहने का किराया लेने लगे हैं और ऊपर से बहुत ताना सुनाते हैं। मैं इसलिए इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ, जहाँ इनकी खिटपिट मुझे सुननी ना पड़े। लेकिन मेरी जिंदगी साधारण थी तब तक जब तक मुझे आइसलैंड लाइट हाउस सोसाइटी से एक ऑफर लेटर मिला, जिस जॉब का एप्लीकेशन मैंने बहुत महीने पहले दी थी, पर यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था। काम अच्छा किया तो परमानेंट भी हो सकता था। मुझे आइसलैंड के दक्षिण पर अटलांटिक महासागर के एक सुनसान टापू पर स्थित लाइट हाउस पर काम करना था। मुझे सिर्फ 30 दिन के लिए लाइट हाउस की देखभाल करनी थी। इंटरव्यू में कहा गया था कि वहाँ फिलहाल कुछ दुर्घटना हुई है और वहाँ कोई लाइट हाउस कीपर नहीं था। और मैंने देखा कि उस इंटरव्यू में कोई और भाग लेने नहीं आया था। ये देख मुझे अजीब लगा। उन्होंने मुझे बताया कि इस काम के लिए 10 लाख क्रोना मिलेगी। ये बहुत ही आसान काम था। मुझे वहाँ की मेंटेनेंस करनी थी। अभी दुर्घटना में कुछ तोड़फोड़ हुई है, उसे मुझे ठीक करना था। उन्होंने मेरा काम का एक्सपीरियंस देख और कुछ बेसिक टेस्ट देने के बाद उन्होंने मुझे ये नौकरी देने का फैसला किया। लेकिन इसमें कुछ अजीब शर्तें थी। जैसे ही मैंने नौकरी स्वीकार की और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन की, उन्होंने मुझे एडवांस 2 लाख क्रोना दे दी। फिर मुझे बताया गया कि उस लाइट हाउस पर पहले 3 लोग एक साथ काम करते थे और वो गायब हो गए थे। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए। अब की बार तुम अकेले जा रहे हो टेम्पररी बेसिस पर, क्योंकि और कोई कैंडिडेट नहीं आया है। तुम्हें ही ये नौकरी दी जाती है। जैसे ही हमारे पास नए लड़के आते हैं, हम न्यू टीम लेकर उस लाइट हाउस के पास पहुंचा देंगे। तुम्हें इसलिए इतने पैसे मिल रहे हैं क्योंकि अभी वहाँ बहुत काम बाकी है। ये सुनते ही मेरे मन में हल्का सा डर समा गया। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी और मुझे अकेले काम करने में ही अच्छा लगता है, और मैंने काम करने का फैसला कर लिया। इंटरव्यू के दौरान वहाँ के आदमी ने मुझे कुछ सख्त नियम बताए, जैसे कि रात के समय लाइट हाउस के ऊपरी मंजिल पर मत जाना, लाइट हाउस की बत्तियां कभी बंद मत करना, चाहे कुछ भी हो, दिन हो या रात। रात को समुंदर की ओर ज्यादा देर तक मत देखना। धुंध में किसी भी आवाज का जवाब मत देना। हर रात ठीक 12 बजे प्रार्थना जरूर करना। प्रार्थना की किताब तुम्हारे क्वार्टर पर होंगी। जब रात को 3 बार फॉग हॉर्न सुनाई दे, तब बेसमेंट में जाकर छुपना होगा। उसने मुझे चेतावनी दी कि इन नियमों का पालन ना करने पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं। मैंने सोचा, कैसे नतीजे? ये तो बस एक लाइट हाउस है। पर सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। वो सोसाइटी ने मेरे लिए एक बोट का इंतजाम किया। उसमें एक बुढ़ा नाविक था। उस बोट पर रिपेयरिंग के सामान, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, ईंधन और 30 दिन का खाना पानी की सामान लोड की गई थी। कुछ घंटों की समुद्री यात्रा के बाद वहां आखिरकार पहुंचे। दूर से वो टापू बहुत सुंदर टापू लग रहा था।
चारों ओर पहाड़ और पहाड़ के ऊपर वो लंबा लाइट हाउस। चारों ओर पत्थर पर समुंदर के तेज लहरें टकरा रही थी। जब मैं टापू पर पहुंचा तो वहां की ठंड ने मेरा स्वागत किया। उन सामानों को अनलोडिंग कर एक मिनी ट्रक में लोडिंग की जो डॉक पर था, और वो बोट चली गई वहां से। जाते वक्त वो बूढ़ा नाविक बोला, अपना ख्याल रखना, नियमों का अच्छे से पालन करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ये कहते हुए वो दूर जा चुका था। फिर मैं मिनी ट्रक में बैठ लाइट हाउस के रास्ते पर चलने लगा। जब मैं लाइट हाउस के पास पहुंचा, लाइट हाउस टूट फूट चुका था। चारों तरफ एक अजीब वीरान और खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां हाल ही में कोई भीषण युद्ध हुआ हो। पर लाइट हाउस की लाइट्स टिमटिमाता हुआ अब भी जल रही थी। मुझे सब कुछ ठीक करना था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 30 दिन थे। पहले कुछ दिन मैं अपने काम में लगा रहा। मैंने पहले सामान मेरे क्वार्टर पर रख दी और लकड़ी के फट्टे से घर की मरम्मत की। बाहर की हवा अंदर आ रही थी। अब मैंने घर ठीक कर दी। फिर मैं लाइट हाउस की मशीनों को ठीक किया, ऑयलिंग की और जनरेटर में ईंधन भरी। लाइट हाउस की टूटे हुए दरवाजों को ठीक किया, पर अब भी बहुत काम बाकी था। मैंने कल सुबह करने का फैसला किया, क्योंकि अब शाम होने को थी और मैं बुरी तरह थक चुका था। लाइट हाउस की लाइट अब अच्छी तरह से जल रही थी। मैंने कॉफ़ी बनाई और मैंने क्वार्टर से समुंदर में जाती हुई जहाज़ों को देखा। वो अपना फॉग हॉर्न सुना रहे थे, जैसे वो जहाज़ मुझे जाते वक्त मुझे हेलो कह रहा हो। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाते वक्त लाइट हाउस के ऊपर एक औरत का परछाई जैसे दिखने लगा। मैंने आंखें मूंद के देखा। वो लाइट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक औरत जिसके लंबे बाल हो, वो खड़ी होकर समुंदर की ओर देख रही थी। मैंने ये देख अपनी क्वार्टर से बाहर निकला और लाइट हाउस के ऊपर के सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जब मैं ऊपर पहुंचा, वहां मुझे कुछ नहीं दिखा। इतने समय में कोई तो यहाँ से भाग नहीं सकता। मैंने ऊपर खड़े हुए चिल्लाया, कोई है यहाँ? अगर है तो सामने आओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। पर टापू पर सन्नाटा था। मेरी ही आवाज़ गूंज रही थी। अब हल्की हल्की धुंध छाने लगी थी। मैं इतने ऊपर सीढ़ियों के सहारे चढ़ के थक चुका था। अब मुझे आराम की ज़रूरत थी। मैं वापस नीचे उतरा, थके हारे खाना बनाया और खाया। मुझे नींद आने लगी थी। मैंने फ़ोन देखी, वहाँ पे नेटवर्क नहीं थी, और रात के 11:55 को मैं अपना अलार्म सेट की प्रार्थना करने के लिए, और मैं सो गया बहुत गहरी नींद में। जब रात के 11:55 हुए तो अलार्म बजने लगी। मैं बहुत थका हुआ था, इस कारण मैं सोना चाहता था। मैंने अलार्म को बंद करके सो गया। सोचा मैं कल से प्रार्थना करूँगा। अब चाहे आंधी आए या तूफान, मैं कल सुबह ही उठूँगा। जब सुबह मेरी आँख खुली और मेरे कमरे में सारे चीज़ें बिखरी पड़ी थी, ये देख मैं हैरान परेशान था। और बाहर जाकर देखा, लाइट हाउस के एंट्री पॉइंट पर फिर से दरवाजे पर चोट के निशान थे, जैसे कोई बाहर से अंदर जाना चाहता हो। और उस ताले पर भी चोट थे, पर कुछ हुआ नहीं था। मैंने तुरंत लाइट हाउस का दरवाज़ा खोला। मशीनें सही सलामत थी। मैंने बस फ्यूल भरा। फिर कुछ जहाज़ें एक एक फॉग हॉर्न दिए साइड से गुजर रहे थे। तब मैंने मरम्मत के काम फिर से शुरू कर दी। पर एक सवाल मन में थी, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? आखिर कौन नुकसान करवाया है? तब मैं मानने लगा कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। कोई ना कोई इस टापू पर है। मुझे उसे ढूंढना होगा। मैंने वो ट्रक में बैठकर चप्पा चप्पा पूरा आइलैंड घूमा। बस वो जंगलों और पहाड़ों पर नहीं गया था। पर इतने में मुझे कुछ नहीं मिला। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और उस प्रार्थना की किताब को देखा। ये कुछ अलग किताब थी, जैसे ये पुराने भगवानों की प्रार्थना किताब थी। नॉर्स धर्म की किताब, जो कि फ्रेया, ओडिन, थोर की पूजा करते थे।
और उन पुराने भगवान को बलियाँ भी चढ़ाई जाती हो खुश करने के लिए। पर मेनलैंड में आज के ज़माने में इन देवताओं को कोई पूजा नहीं करता, और जो भी करते हैं बस छिप के गुप्त रूप में करते हैं। फिर मैं सोचने लगा, कल रात मैंने प्रार्थना नहीं की, इस वजह से वो देवता नाराज तो नहीं हो गए और कोई बुरी शक्ति का हमला तो नहीं हो गया यहाँ। मुझे कुछ अब सही नहीं लग रहा था। अब से चीजें बदलने लगी थी। हर रात जैसे ही अंधेरा होता मैं एक अजीब खौफ महसूस करने लगता। हवाएं तेज चलने लगती और लाइट हाउस की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती। कभी कभी उन आवाजों में मेरा नाम आता, हल्की हल्की आवाज में, फ्लोकी फ्लोकी। फिर एक खौफनाक हंसने की आवाज आती। रातें बेहद डरावनी थी। हर बार ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन जब मैं पलट कर देखता वहां सिर्फ अंधेरा और घने बादल होते। धीरे धीरे इस डर की आदत पड़ गई और मेरे डर कम हो गया। मेरा कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, पर अब रोज उस प्रार्थना की किताब से हर अध्याय पढ़ता था। ऐसे 6 दिन मैंने बिता दिए। जैसे ही 7वां दिन शुरू हुआ, यहाँ तूफान आया हुआ था। बहुत तेज हवाएं और तेज लहरों के साथ खतरनाक बिजली की आवाजें और चमक आने लगी थी। उस शाम को एक बड़ी बिजली लाइट हाउस की सबसे ऊपरी गुंबद पर लगी और लाइट बंद। लाइट हाउस में अंधेरा छा गया था। ये क्या हो गया? 7वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात मैंने नियम तोड़ दिया। अब मजबूरन मुझे ऊपरी मंजिल पर जाना पड़ गया उसकी मरम्मत करने। पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आ जाएगी। मुझे लगा था कि यह बस एक अजीब सा नियम है। थोड़ी तूफान कम होने के बाद मैं अपने औजारों को लिए ऊपर चढ़ने लगा। अंधेरे में चढ़ना और मुश्किल था। मैंने अपने साथ टॉर्च रखी थी, पर आज मुझे यहाँ डर लग रहा था। जैसे ही मैंने वहाँ कदम रखा, मैंने देखा लाइट बुरी तरह डैमेज हो गई थी। वहाँ से धुआं निकल रहा था और मैं उसे चेंज करने का काम शुरू कर दिया। एक जगह टॉर्च रखकर मैं बैठे बैठे उसकी मरम्मत कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण मुझे समय का पता नहीं चला। तब चारों तरफ धुंध फैल गई और तभी मुझे अचानक से एक अजीब सा फॉग हॉर्न सुनाई दिया। ये कोई आम जहाज का हॉर्न नहीं लगा, और आज तो तूफान आने के कारण जहाजों को जाना मना होगा। समुंदर में फिर कौन सा जहाज आ गया आज? फिर मैंने ऊपर उठकर समुंदर की ओर देखने लगा। तब और एक लॉन्ग हॉर्न सुनाई दिया। धुंध के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर अभी कुछ शोर सुनाई दे रहा था, जैसे बहुत से लोग गुस्से से चिल्ला रहे हो, दहाड़ रहे हो। कुछ समय बाद मुझे तीसरा लॉन्ग हॉर्न सुनाई दिया और समुंदर की ओर कुछ अजीब दिखाई दिया। वो पुराने जमाने की वाइकिंग्स की एक बड़ी युद्ध नौका थी और उस पर एक आकृति लंबी भैंस या गाय के सींग से वो हॉर्न बजा रहा है, और आदमियां चप्पू चला रहे हो उस नौके पर, और कुछ सैनिक अपनी तलवार और ढाल हवा में लहरा रहे थे। नौका धीरे धीरे टापू की ओर बढ़ने लगी। उसमें खड़े वाइकिंग्स योद्धा मुझे घूर रहे थे। उनके चेहरे कठोर थे और उनकी आंखों में अजीब सी भूतिया चमक थी। मेरी रूह कांप गई। अचानक उन योद्धाओं ने चीखना शुरू कर दिया और उनकी आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। वो चीखें किसी इंसानी चीख जैसी नहीं थी, वो मौत की पुकार थी। वो जरूर वाइकिंग योद्धाओं की भूत थे जो मेरी ओर बढ़ रहे थे। ये सब मैं ऊपर लाइट हाउस पर खड़े होकर देख रहा था। तब मुझे एक नियम याद आई, जब 3 बार फॉग हॉर्न सुनाई दे तब बेसमेंट की ओर भागो। पर एक दिक्कत थी, मुझे अभी तक पता नहीं था कि बेसमेंट कहाँ पर थी। मैंने जल्दी डरते हुए नीचे उतरने की दौड़ लगाई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर
जैसे जमीन से चिपक गए थे। अब बाहर जाना खतरनाक था। वाइकिंग्स की वो परछाइयाँ अब लाइट हाउस के चारों ओर मंडराने लगी और मुझे महसूस हुआ कि मैंने कोई बहुत बड़ी भूल की थी। और लाइट हाउस के ऊपर से मुझे वही रहस्यमयी औरत दिखने लगी, पर वो भी मुझे बिना हाव भाव से घूर रही थी। मेरी टॉर्च की रोशनी उसके मुंह पर पड़ी। मैं डर से कांपने लगा। वो मुझे ऊपर बुला रही थी। वो एक सफ़ेद गाउन में थी और उसके बहुत लंबे बाल देख मुझे डर लगा। मैं डर से सहमा हुआ था और क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पहले दरवाजे को ब्लॉक कर दिया, कुछ लकड़ी के फट्टे के साथ और लोहे के रॉड में बांध के स्क्रू कर दिया, जैसे बाहर से कोई अंदर ना आ पाए। मैं सहमा हुआ नीचे बैठा हुआ था और कब मैं बेहोश हो गया कुछ पता नहीं चला। जब सुबह हुई मेरी होश आई। कल क्या हुआ मेरे साथ सोच के कांप रहा था। मैंने जल्दी ऊपर जाकर लाइट हाउस की लाइट मरम्मत कर उसे जलाने में कामयाब हुआ और जब मैंने ऊपर से चारों ओर देखा, ट्रक के टायर फटे हुए थे। मेरे क्वार्टर फिर टूट फूट चुका था और मेरे पास उतने साधन नहीं बचे थे उसे फिर रिपेयर कर सकूं। मुझे और लकड़ियों की ज़रूरत थी। तब मेरी नज़र उन पहाड़ियों पर पड़ी। मैंने वहां जाकर कुछ लकड़ियां लाने का फैसला किया, पर कल यहाँ ऊपर मुझे एक औरत नजर आई थी। वो कौन थी? उसने मेरा कुछ नुकसान नहीं किया। नुकसान करना था तो वो कल कर देती। मैंने उसे तब कोई देवी समझने लगा था, पर मन में शक भी था वो भी कोई भूतनी हो सकती है। मैं उलझन में रहा। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। फिर वो कहाँ से आई? कल अगर वो वाइकिंग्स के भूत अगर अंदर आ जाते तो मेरा क्या होता? मैं नीचे से ऊपर उन पहाड़ जंगल की ओर जाने लगा, एक चेन सॉ के साथ। जब मैं उन पहाड़ी के पास गया, मैंने वहाँ छोटे छोटे मिट्टी के टीले देखने लगा। कहा जाए तो छोटे छोटे पहाड़ और बीच में बड़ा टीला जो कि एक नाव के आकार में था। मुझे लगने लगा ये शायद वाइकिंग्स की कब्रिस्तान होगा, क्योंकि वाइकिंग्स मरने के बाद ऐसे ही करते हैं। मैंने एक छोटे नाव रूपी टीले को खोदने लगा। वहाँ सच में मुझे एक कंकाल मिला और उसके साथ एक वाइकिंग की तलवार भी था। मैंने उस तलवार को साथ में रख लिया। उसका हैंडल गल चुका था। थोड़ी मरम्मत के बाद उसे ठीक किया जा सकता है। दिखने में वो बहुत सुंदर था। फिर मैं बड़े पेड़ काटा चेन सॉ की मदद से और फट्टे बनाने लगा। सोचा कि उस क्वार्टर को फिर से रिपेयर कर पाऊं, पर वही जंगल में काम करते वक्त मुझे मेरे पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। मैं पीछे घूमा, वहां कोई नहीं था। मैंने इधर उधर पेड़ों की ओर देखा। तब मैंने एक अजीब चीज देखी। एक पेड़ के तने से एक सफेद हाथ सड़क के नीचे चला गया। ये देख मैं बुरी तरह कांप उठा। मैं चिल्लाया, कौन है वहां? बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तब दो दुबले पतले लोग जिनके लंबे दाढ़ी मूंछ थे, वो धीरे से पेड़ों के बीच से सामने आए। इन्हें देख मैं डर गया। वो दोनों मिलके बोले, घबराओ मत, हम वो लाइट हाउस के कीपर्स हैं। मैं ये सुन हक्का बक्का हो गया। मैंने बोला, मुझे यहाँ का लाइट हाउस के कीपर बनाए छोड़ा गया है। अभी मैं इस लाइट हाउस का कीपर हूँ। ये सुन दोनों एक दूसरे की ओर देखा और वो चुप रहे। कुछ देर सोचे और वो मुझे पहले पूछे, तुम्हारे पास खाना है? मैंने कहा हाँ, पर वो क्वार्टर पर। मिलके चलते हैं, वहाँ खाना खाएंगे। शायद आप वो 3 लाइट हाउस कीपर में से 2 कीपर हो जो मेनलैंड में कहा गया कि आप लोग गायब हो गए थे। शुक्र है आप लोग ठीक हो। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। आपका नाम बता सकते हो? और तीसरा कीपर कहाँ गया? वो दोनों नाम ना बोले, वहाँ क्वार्टर में अब मत जाओ, शाम होने वाली है। हमने जो गलती की तुमने भी शायद वही गलती दोहराई है। आज जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे सिगारेट की तरह। कल हमने उन चीखों को यहाँ से सुना है। तुमने रात को लाइट हाउस में चढ़ के
उन भूतिया वाइकिंग्स के नाव को देखा है ना? मैंने घबराते हुए अपना सर हिलाया। फिर उन्होंने कहा उनमें से एक का नाम एरिक और दूसरे का नाम ओलग था। वो बोले कि वो दरिंदे सिगार्ड को बुरी तरह से तड़पा तड़पा के मारा। उसने हमारी जान बचाई, खुद की बलि चढ़ा के उनके देवी के लिए, जो वो लाइट हाउस में रहती है। तुमने शायद वो किताब पढ़ी है, नॉर्स की प्रार्थना किताब। क्या तुमने उसे पूरा पढ़ा है? मैंने कहा नहीं, मैंने पहले दिन नहीं पढ़ी, पर बाकी दिन जरूर पढ़ा है। उन्होंने कहा उस किताब को लेकर यहाँ ले आओ, अभी समय कम है, समझाने का वक्त नहीं है। हमने जल्दी जाकर कुछ खाने की सामान और कुछ औजार और किताब लेकर वो रूम को लॉक कर दी और हम वो जंगल की ओर वापस गए। वो दोनों मुझे घने जंगल में छुपे हुए उनके केबिन बनाया था वहाँ ले आ। हमने वो केबिन के बाहर अपना औजार रखे। केबिन के अंदर जगह नहीं था। वहाँ हम तीनों खाने लगे। जब पूरी तरह अंधेरा हो गया, धुंध छा गई। फिर 3 बार लॉन्ग हॉर्न सुनाई दी और दूर से आती हुई चीखें सुनाई देने लगी। मार काट की आवाजें आ रही थी। हम वही केबिन से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि वहाँ से वो यहाँ नहीं आते, बस वो लाइट हाउस के आसपास ही रहते हैं। हर रात हमला करते हैं जब नियम का पालन नहीं होता। हमने आज तक वो लाइट हाउस की लाइट जलाई रखी। हमारे ईंधन लगभग खत्म होने के कगार पर थे, तब जाकर तुम आए। इस वजह से तुम आते वक्त लाइट हाउस का लाइट टिमटिमाता हुआ देखा होगा। हमारे औजार वो भूत नष्ट कर दिए, जिस वजह से हम वहाँ के खतरनाक समुंदर में बाहर नहीं जा सकते और यहाँ फंसे हुए हैं। हमने देखा नहीं था कि तुम कब आए। अगर पता होता तो हम यहाँ से चले जाते। और वो दुखी हो गए। मैंने कहा वो फिर से वापस आएंगे न्यू टीम लेकर, तब हम बाहर निकल जाएंगे। फिर हम सब खुश हुए और वो प्रार्थना की किताब पढ़ी और वो केबिन में सो गए। कुछ देर बाद बाहर से चीखें सुनाई दे रही थी, पर सब बेखौफ होकर सोए। उस दिन के बाद हम दिन में रिपेयरिंग करते और शाम होते ही जंगल की उस केबिन में चले जाते। हर रात 3 हॉर्न बजते। वाइकिंग्स की नौका लहरों में से उभरने लगी। धुंध इतनी घनी हो जाती थी कि मैं अपना हाथ भी नहीं देख सकता था। और उन धुंध में से आती वो भूतिया आकृतियां जो कि वाइकिंग्स थे, जो अपने बड़े बड़े हथियार लेकर लाइट हाउस के चारों ओर घूमते थे। उनकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा था। मैंने हर नियम का पालन करना शुरू किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उन्हें देख लिया था और अब वो मुझे नहीं छोड़ने वाले थे। हर रात वो मुझे अपनी मौत की तरफ खींचते थे। मैं जब भी सोने की कोशिश करता, मेरे कानों में उनकी तलवारों की आवाज़ गूंजने लगती। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अब पागल हो जाऊंगा। हमें यहाँ से निकलना था। मैंने कहा क्यों ना हम एक नई बोट बनाते हैं, जितने भी औजार बचे हुए हैं उससे। उन्होंने कहा कि इतने औजार काफ़ी नहीं, और औजारों की ज़रूरत है जो बेसमेंट में है, और वहाँ बहुत कुछ है। हम वहाँ नहीं जा सकते अब वहाँ जाना सेफ नहीं, और हमें लाइट हाउस की लाइट जलाई रखनी है, नहीं तो वो वाइकिंग्स मेनलैंड पर भी जा सकते हैं। कुछ भी करो, हमें यहाँ रहना ही होगा देश की रक्षा करने के लिए। मैंने कहा इस हालत में कैसे करेंगे? खाना कम हो रहा है धीरे धीरे। मैंने यहाँ 1 जन का खाना रखा था, अब 3 लोग खाएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे? यहाँ कुछ भी नहीं है खाने को। बड़ी मुश्किल से कुछ शिकार मिलता है, वो भी काफ़ी नहीं। क्या हो अगर वो 30 दिन बाद भी नहीं आए तो? तुम्हें तो उन्होंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, उनका क्या भरोसा। फिर हमने दूसरा नाव बनाने की ठानी, एक बैकअप के लिए। अगर वो नहीं आते हैं तो हम इस नई बनाई नाव से यहाँ से भाग जाएंगे। जैसे ही दिन बीतते गए, लाइट हाउस की हालत और ख़राब होती गई। मशीनें खुद ब खुद ख़राब होने लगी और हमारे रिसोर्सेस भी दिन भर दिन कम होते जा रहे थे। हर रात बत्तियां अपने आप बंद हो जाती और मैं जानता था कि अगर बत्तियां बंद रही तो कोई जहाज लापरवाही में इस चट्टान से टकरा जाएगी
लेकिन हमारी जान पर भी खतरा था। ये आखिरी हफ्ता था यहाँ। हमने वो प्रार्थना किताब पूरा कर लिया था। मैंने वो तलवार अच्छे से मरम्मत कर हैंडल भी ठीक कर दिया था। अब आखिरी रात। पूरी तरह लाइट हाउस की लाइट बंद हो गई थी। मुझे उसे ठीक करना ही था, नहीं तो अनर्थ हो जाता। मैं वो दोनों को साथ आने को बोला। वो आने से कतरा रहे थे। वो बोले, हम बाहर से यहाँ निगरानी करेंगे। मैं वो तलवार लिए फिर वो लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगा और अंदर गया और अंदर से उसे लॉक कर दिया। जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि एक मशीन के नीचे एक दरवाज़ा होगा बेसमेंट का। मैंने वो दरवाज़ा खोला। अंदर बहुत अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई और लाइट स्विच ढूंढ रहा था। तब अंदर से कुछ हलचल की आवाज़ आई। मैंने टॉर्च उस ओर की, देखा कि वहाँ चूहे थे। वहाँ कुछ राशन पानी थे जो वो चूहे खा रहे थे। मैंने चारों ओर देखा। अंदर का माहौल डरावना था। मुझे घुटन सी लग रही थी। तब एक भयानक हंसी की आवाज आई। आखिर तुम यहाँ आ ही गए। मैंने कहा, कौन हो तुम? वो कुछ नहीं कह रहे थे। जब बाहर से 3 हॉर्न बजने लगी, वाइकिंग्स की चीखें बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो जो भी औरत की साया थी वो बाहर तेजी से उड़ती हुई भागी। मैंने लाइट हाउस से बाहर निकलने का फैसला किया। मैंने देखा कि वो औरत उन वाइकिंग्स के साथ लड़ाई कर रही थी। वो अकेली औरत सब पर भारी पड़ रही थी। वो एक मुक्का मारती और वहाँ 5-6 वाइकिंग्स के सैनिक नीचे गिर जाते। वो उसे चारों ओर से घेर लिए थे। मैं अब जंगल की ओर वापस नहीं जा सकता। वहाँ सामने भयानक युद्ध चल रहा था। वो भूतिया सैनिक उस औरत पर तलवार कुल्हाड़ी से हमला कर रहे थे, पर वो औरत उन्हें साफ कर रही थी। मुझे लगा कि अगर मैं समुंदर की तरफ भाग जाऊं तो शायद मैं बच जाऊं, लेकिन बाहर निकलते ही हवा में घनी धुंध छा गई और उस धुंध में से एक वाइकिंग का एक योद्धा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी था। वो मेरी ओर बढ़ा और जैसे ही उस कुल्हाड़ी से वार किया, मैं बाल बाल बचा। मैं दूसरी ओर कूद गया था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे और भी वाइकिंग्स आ गए। मैं दौड़ने लगा, पर उनकी परछाइयाँ मुझे हर तरफ से घेर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने खुद को बचाते हुए बेसमेंट वाले कमरे में बंद कर लिया, लेकिन उनकी चीखें लाइट हाउस के बाहर से गूंज रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि वो लोग मेरे लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए मुझे रोक रहे थे। उनमें से एक भूतिया वाइकिंग बोला, वो किताब लौटा दो, वो किताब लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने डरते हुए उस किताब को बाहर फेंक दिया। तब कुछ समय के लिए वो मेरा पीछा छोड़ दिए। तब वो 2 पुराने कीपर्स मेरे पास आ गए, मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मुझे शायद यहाँ से बचाने के लिए आए थे, पर जैसे ही मैंने हाथ दिया एरिक को, तब ओलाग मेरे हाथ पर हथकड़ी बांध दी और एक लोहे के सीढ़ी के खंबे पर मुझे बांध दिया और हंसते हुए बाहर दोनों भागने लगे। शायद वो खुद को बचाने के लिए मुझे यहाँ बलि का बकरा बना के छोड़ दिया था। उन पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी और तब बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं छटपटा रहा था वहाँ से निकलने के लिए। तब लाइट हाउस के बाहर से एरिक और ओलाग की हंसती हुई आवाज़ें चीखों में बदल गई हो जैसे, और कुछ समय में उनकी चीखें शांत हो गई। उसके साथ सब वाइकिंग्स शांत हो गए। फिर एक वाइकिंग्स बोला, उनके गलतियों की सजा उन्हें मिल गई, अब जश्न बनाओ। वो सब अब धीरे धीरे लाइट हाउस के अंदर एक के बाद एक आ गए। मेरी चारों तरफ भयानक दिखने वाले योद्धा थे
उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था। शायद ये मेरी आखिरी दिन था। उनमें से एक योद्धा के कुल्हाड़ी पर खून सना हुआ था। उसने अपना कुल्हाड़ी ऊपर की ओर उठाते हुए हवा में रखा और सब वाइकिंग्स खुशी से अजीब आवाज में उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। फिर एक लोहे से लोहे टकराने की टूटने की आवाज आई। मैंने देखा वो वाइकिंग्स योद्धा मुझे नहीं मारा बल्कि मेरे हथकड़ी का लोहा को काट डाला था। ये देख सारे वाइकिंग्स खुशी से चिल्ला रहे थे, पर मैं थर थर कांप रहा था। वो बोल रहे थे, अब हम सब भलाला जा सकते हैं। अब हम इस श्राप से आजाद हैं। अभी वोडिन स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस लड़के ने मदद की। इसने उस राक्षसी का साथ ना देकर हमारी साथ दी। इसके पास हमारी तलवार है। ये हम में से एक ही है। उन्होंने सब मुझे धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गए। अब सब कुछ शांत था। मैं बाहर की ओर गया। मैंने एरिक और ओलाक के कटे हुए सर देख सहम गया। मेरे शरीर में और शक्ति नहीं बची। वो देख मेरी रोंगटे खड़े हो गए। मैं बेहोशी के हालत में गिर गया। वहाँ लाइट हाउस में कई पुरानी बुराइयां थी जिसे मैंने अनजाने में जागरूक कर दिया था। वाइकिंग सिर्फ मुझे उस बुराई से बचाने की कोशिश कर रहे थे जो लाइट हाउस के अंदर गहराई में दबी हुई थी, और मैंने उस रात उसे छेड़ दिया था। जब नई टीम अगले दिन लाइट हाउस पहुंची, उन्होंने मुझे लाइट हाउस के पास बेहोश पाया। साथ में उन दो कटे हुए सर देखे जो कि एरिक और ओलाक का था। मैं किसी तरह जिंदा था, पर अब भी उस रात की बुराई का शिकार था। मेरी आंखों में डर स्थायी रूप में बस चुका था। मैंने उन्हें यहाँ क्या हुआ बताया और मैं यहाँ क्या क्या देखा, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सब मेरे उस तलवार को देख सोचे मैंने ही उन दोनों को मारा है और एक को कहीं दफना दिया है। मुझे वो पुलिस के हवाले कर दिए, लेकिन मुझे पता था वो बुरा साया अब भी वहाँ है और वो किसी और को अपना शिकार बनाने के इंतजार में है। मेरी कहानी पर कोई यकीन नहीं करता। पुलिस वाले मुझे आखिरी लाश कहाँ है पूछते रहे, पर मैं क्या बताऊं। मेरे पास बस यही खौफनाक कहानी थी सुनाने को और कुछ नहीं। अगर मैंने हत्या की है तो तलवार में खून क्यों नहीं था, उनसे पूछा, पर कार्रवाई अभी भी चल रही थी। अब भी मैं जेल में उन भयानक याद से गुजर रहा हूँ और मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं प्रूफ करके मुझे पागल खाने भर्ती करवा दिया गया। पर मैंने जो देखा ये सच है, आप यकीन करें या ना करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमारी अगली डरावनी कहानी का इंतज़ार करें। अगर आपके पास अपना कुछ डरावनी रहस्यमयी कहानी है तो ईमेल और इंस्टाग्राम पर हमें लिख भेजिए। हो सकता है अगली सच्ची कहानी आपकी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।